हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BEVAE 181 के चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। इससे पहले अगर आपने बाकी के 3 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके MCQ एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि BEVAE 181 के जो एग्ज़ाम होते हैं वो MCQ के फॉर्म में होते हैं। अगर आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या आप अपने प्रिपरेशन को रिवाइज करना चाहते हैं तो इन वीडियोस का और PDF का सहारा ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 4 लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस। पहला क्वेश्चन है एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन मटेरियल और सर्विस मे बी डिफाइंड एज। तो एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन मटेरियल और सर्विस को क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। रिसोर्स क्या होते हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन, मटेरियल और सर्विस, ये सारे जो होते हैं रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ are replaced from time to time by natural multiplication such as vegetation, that is these resources are regenerated, are known as renewable resources। renewable resources कौन से होते हैं? वैसे resources जो replaced होते हैं time to time by natural multiplication, जैसे कि vegetation। vegetation जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं, नए पेड़ पौधे उगते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं। तो इस टाइप के जो रिसोर्सेस होते हैं जो रीजनरेट होते रहते हैं उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। इसमें कहा गया है कि अर्थ में कितनी फ्रेश वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो टोटल फ्रेश वाटर जो अर्थ में है उसका सिर्फ 20% जो है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि 1/5 पार्ट ही जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी सारे जो हैं ग्लेशियर के फॉर्म में बर्फ के रूप में जमे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम वेपर फेज टू लिक्विड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉपलेट्स इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर फेज से लिक्विड स्टेज में चेंज होता है, यानी कि भाप से लिक्विड बनता है, तो उस स्टेट को कंडेंसेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द वेपर इनटू ए सॉलिड फेज। वैसा प्रोसेस जिसमें वाटर डायरेक्टली वेपर से सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे डिपोजिशन कहा जाता है, यानी कि भाप जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, तो उस केस में उसे डिपोजिशन कहा जाता है। डिपोजिशन वह प्रोसेस है जिसमें कि वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियोस अगले चैप्टर्स की और दूसरे सब्जेक्ट्स की पाने के लिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। इससे पहले हमने देखा था कि वाटर वेपर जो है डायरेक्टली सॉलिड फेज में चेंज हो जाता है तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। इस वाले केस में इसका जस्ट उल्टा है कि जब सॉलिड वाटर होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी कि सॉलिड वाटर जो होता है वो लिक्विड में चेंज ना होकर के डायरेक्टली वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट एम्बिएंट टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है ये इस लाइन में बताया गया है कि द प्रोसेस बाय विच liquid water changes into vapor at ambient temperature।
यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड वाटर वेपर में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस में जो दोस्तों क्या होता है कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया जाता है, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर रहता है, उसी पर जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम प्लांट लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है कि जो प्लांट्स में वाटर वेपर का जो लॉस होता है उनकी पत्तियों से, उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। प्लांट की पत्तियां से जो वाटर वेपर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर में हम मैक्सिमम चीज़ों को उसमें घोल सकते हैं, तो इसीलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच ग्राउंड वाटर परकुलेट्स इज नोन एज एक्वीफायर, यानी कि ग्राउंड वाटर जो होते हैं रॉक्स में फंसे होते हैं, जमीन के अंदर रॉक्स में ग्राउंड वाटर फंसे होते हैं, उन्हें एक्वीफर कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्वीफर क्या होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर रॉक्स के बीच में जो वाटर फंसे होते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है, उसे ही एक्वीफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ एरेशन क्या है, वेयर गैप्स इन द सोइल आर फिल्ड बोथ विथ एयर एंड वाटर। जब मिट्टी में एयर और वाटर से गैप्स फिल होते हैं तो उसे जोन ऑफ एरेशन कहा जाता है। मिट्टी के अंदर जहाँ पे एयर और वाटर फंसे हुए होते हैं उन्हें जोन ऑफ एरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन क्या है, वेयर गैप्स आर फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ वाटर, यानी कि इससे पहले हमने देखा कि वाटर और एयर दोनों फंसे होते हैं, लेकिन जोन ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर जमीन के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, फंसे होते हैं, भरे होते हैं, तो उसे जोन ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। जोन ऑफ सैचुरेशन जिसमें सिर्फ वाटर होता है और जोन ऑफ एरेशन जिसमें वाटर ऑफ एयर दोनों होता है। नेक्स्ट है, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर दैट एक्सीड्स द कैनल कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज कॉल्ड। किसी कैनल में जब कैपेसिटी से अधिक वाटर डिस्चार्ज होता है तो उसे फ्लड कहा जाता है। फ्लड यानी कि बाढ़ जो आती है, जब किसी कैनल में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भर जाती है, उससे बहने लगती है, तो उसे फ्लड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राइड वेदर with little rainfall in a region where rain are normally expected is known as drought। वैसे एरिया जहाँ पे रेन एक्सपेक्टेड होता है, वैसे एरिया जहाँ पे रेन एक्सपेक्टेड होता है लेकिन अनयूजुअली ड्राई वेदर और बहुत लिटल रेनफॉल होता है। ड्रॉट यानी कि सूखा, सूखा के बारे में बताया गया है कि वैसे एरिया जहाँ पे नॉर्मली बारिश होती है बट काफ़ी लंबे समय तक ड्राई वेदर होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में उस एरिया में ड्रॉट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे बारिश नहीं होती है और ड्राई वेदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज बाय फार द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। अभी तक सबसे ज़्यादा कंज्यूमर ऑफ वाटर कौन सा सेक्टर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा वाटर की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कृष्णा ट्रिब्यूनल रीच्ड इस डिसीजन इन 1973। जो कृष्णा ट्रिब्यूनल है उसका डिसीजन कब आया था, 1973 में। याद रखिएगा, कृष्णा ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया था वो 1973 में आया था। ये सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके बुक से लिए गए हैं, बुक से छांट छांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइंस को उठाया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल आर रिमूव्ड एंड कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड और वाटर। तो वह प्रोसेस जिसमें टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस में विंड या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उस जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो विंड या वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, तो उस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहा जाता है कि टॉप लेयर का लॉस हो जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द एल्कलाइन सॉइल इज टू अप्लाई जिप्सम। जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जिप्सम डालकर। जिप्सम डाल देने से जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसको ट्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सॉइल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड। सॉइल जो है वो लैंड का सबसे अपर मोस्ट लेयर बनाती है, ये आप याद रखिएगा कि लैंड का सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो सॉइल होती है। नेक्स्ट है, मैकेनिकल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द लॉ। मैकेनिकल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द रॉक्स काउज्ड फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कब होती है? जब मैकेनिकल फोर्सेस रॉक्स पर पड़ती हैं तो फिजिकल वेदरिंग होता है। नेक्स्ट है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? refers to the process of deterioration in the quality of land। जब क्वालिटी ऑफ लैंड का डिट्रियोरेशन होता है तो उस प्रोसेस को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक्सेस इरिगेशन कोर्स कंप्लीट सैचुरेशन और वाटर लॉजिंग ऑफ द सॉइल। एक्सेस इरिगेशन से क्या होता है? एक्सेस इरिगेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जब सिंचाई हो जाती है तो कंप्लीट सैचुरेशन और वाटर लॉजिंग ऑफ द सॉइल हो जाता है, मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर की उपस्थिति हो जाती है जो भी कि हानिकारक होती है फसलों के लिए। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरे चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप BEVAE 181 की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को 1 बाय 1 करके चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।